These are so you have see इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि ज्यादातर माइग्रेशन जो होता है वो रूरल एरिया से अर्बन की तरफ होता है। और बहुत ऐसी यू विल फाइंड दैट द रूरल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लग गई है। रीजन क्या है इसके? रूरल एरियाज में देखिए फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता है। रूरल एरियाज में आप देखेंगे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है वहां पर। प्लस जो आपकी बेसिक डेली नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो लेके आप इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। और जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको ऑक्यूपेशन की डिमांड्स होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए होंगी, तो वो इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगते हैं। सो ये क्या हुआ, बेसिकली आपका पुश फैक्टर हुआ। क्यों हुआ पुश फैक्टर? बिकॉज रूरल एरियाज में क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी तो वहां से आपको बाहर निकलना पड़ा। एंड दैट इज वाई अभी देखते हैं कि आप अर्बन एरियाज में आते हैं, वहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एक अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, ठीक है। These are adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas. ठीक है, बेसिकली आप देखते हैं कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज पूरे टाइम आप एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द फैक्ट दैट हर इंसान जो रूरल एरिया में रह रहा है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे, नॉट कंपल्सरी। वो डेयरी एक्टिविटीज भी कर सकता है। तो जो वो डेयरी एक्टिविटीज है लाइक मिल्क प्रोड्यूस करना, पनीर या दही बनाना, सो ये सब चीजें क्या करेगा वो कहाँ आके सेल करेगा? अर्बन एरियाज में सेल करेगा, बिकॉज अर्बन एरियाज में डिमांड ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो दैट इज वाई हम देखते हैं कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करा जाता है एंड पुश फैक्टर यहाँ पर एक्ट करता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं। एंड द पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो एक अगर मान लीजिए कि आपका प्लेस ए है और ये आपकी प्लेस बी है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पुश फैक्टर होगा जरूर से, जो कि इस इंसान को बोल रहा होगा कि आप यहाँ से निकलो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। अगर इस इंसान को मान लीजिए जॉब चाहिए तो ये इस जगह को छोड़ करके और इस जगह आ रहा है। सो अगर एक स्टेट के अंदर आपको पुश फैक्टर दिखता है तो दूसरी तरफ आपको पुल फैक्टर्स भी नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुल फैक्टर होगा जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किस इंसान को अपनी तरफ लेके आ रहा है। दैट कैन बी एनीथिंग। इसके लिए वो ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, मे बी इसको यहाँ जॉब मिल जाए, या फिर ये अगर पढ़ने आ रहा है तो यहाँ इसको इसकी पढ़ाई हो जाए। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ द पुश एंड द पुल फैक्टर्स। एंड आप देखते हैं कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। अगर हम रूरल और अर्बन माइग्रेशन की बात करें तो रूरल के अंदर आप देखते हैं एम्प्लॉयमेंट भी इतना अच्छा नहीं मिलता है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं होती है, लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती है। सो दैट इज वाई आप देखेंगे कि लोग जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं, बिकॉज बेटर लिविंग कंडीशंस मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो माइग्रेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपके पॉपुलेशन चेंज का। इट चेंजेस नॉट ओनली it changes not only the population size but also the population composition of urban and rural population, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन साइज को ही चेंज नहीं करता है बल्कि ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को भी चेंज कर देता है अर्बन एंड रूरल एरियाज की इन टर्म्स ऑफ एज and sex composition. In India, the rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 27.78% in 2001. तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आया है। यू कैन सी हियर द चेंज। There has been a significant increase in the number of million plus cities from 23 to 35 in just one decade. आप देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी cities हैं जहां पर मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। सो दे आर नेम्ड एज मिलियन सिटीज, ठीक है, वो उनको बोला जाता है मिलियन सिटीज। सो मिलियन सिटीज जो है वो 23 हुआ करती थी 1991 में, और अगर अब आप देखें तो दे आर अराउंड 35 सिटीज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। यहाँ का प्रोसेस है पूरा का पूरा कि पॉपुलेशन में कैसे चेंज आता है, ग्रोथ में कैसे चेंज आता है। सो इसमें तीन कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। वन इज योर बर्थ रेट,
देन यू हैव द डेथ रेट एंड देन यू हैव द माइग्रेशन। ठीक है, ये तीनों ही फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। Now we are coming to the next set of topic, that is your age composition. अब हम करने वाले हैं आपका age composition. The age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country. आपको पता है कि throughout the country आपको एक similar age group नहीं मिलेगा. You will find different age groups in the country. It is one of the most basic characteristics of a population, और ये एक बहुत important characteristic है population की, that you will be finding the different age groups. आपको अलग-अलग age group मिलते हैं. To an important degree, a person's age influences what he needs, buys, does, and his capacity to perform. Consequently, the number and percentage of population found within the children, working age, and the age groups are notable determinant of the population social and economic structure. तो ये जो आपका age composition है, age composition आपके पॉपुलेशन के सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत मैटर करता है कि कौन सी पॉपुलेशन है जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मैटर करेगी। जो छोटे बच्चे होंगे वो आपके देखते हैं कि एज कंट्री की ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, सो उनका एज इकोनॉमी के अंदर कोई रोल नहीं है कि वो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। देयर विल बी एन एज ग्रुप, एक ऐसा एज ग्रुप होगा जो कि आपकी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज योर, किस तरीके से एज कॉम्पोजिशन जो है वो आपके पॉपुलेशन के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मैटर करती है, सोसाइटल स्ट्रक्चर एज वेल एज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। The population of a nation is generally grouped into three broad categories. तो तीन broad categories हैं जिनमें हमने population को group करा है। पहला आता है आपका children. Children who are generally below 15 years of age. They're economically unproductive. देखो economically unproductive होते हैं because ये किसी भी तरीके से country में contribute नहीं करते हैं, country की national income में contribute नहीं करते हैं, and rather they need to be provided with food, clothing, education and medical care. जबकि आप ये देखेंगे कि इनको बहुत सारी facilities चाहिए होती हैं। ठीक है, they are provided with food, they are provided with clothing, they are provided with education एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज। तो ये अनप्रोडक्टिव एज होती है, ये अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है जो कि किसी भी तरीके से आपकी कंट्री में ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है या कंट्री की नेशनल इनकम में हेल्प नहीं करती। देन वी हैव द वर्किंग एज, फिर आपकी आती है वर्किंग एज। देयर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, बहुत इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं बिकॉज ये वर्किंग एज ग्रुप होता है। 15 से लेकर 59 ईयर्स तक का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव होता है एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है, एंड दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत काम करती है ये पॉपुलेशन। ये वाला जो एज ग्रुप होता है, देयर द वर्किंग पॉपुलेशन, जिसमें आप देखेंगे कि लोग बहुत सारा काम करते हैं। Then you have the third category, aged above 59 years. So they can be economically productive, though they may have retired. तो ये economically productive हो सकते हैं, हालांकि इस एज के बाद में आप देखते हैं कि रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द पॉपुलेशन विच इज एक्चुअली गॉट रिटायर्ड, जो कि रिटायर हो गई है, लेकिन स्टिल दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फॉर द नेशन। They may be working voluntarily, but they are not available for employment through recruitment. कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद में भी लोग काम करते हैं, तो वो खुद की इच्छा से काम करते हैं। The percentage of children and the aged affect the dependency ratio because these groups are not producers. तो अगर आप देखें तो aged जो ग्रुप होता है, जो आपके ओल्ड पीपल होते हैं और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, दैट इज योर चिल्ड्रन, ये जो आपके दो कॉम्पोजिशंस हैं, ये जो दो आपके एज कॉम्पोजिशंस हैं, ये दोनों ही एज कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। छोटे बच्चे भी आप देखेंगे डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी रेशियो बहुत हाई होगा बिकॉज दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट फॉर देयर एवरी एक्टिविटी ऑन अदर पीपल। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये जो लोग हैं जो एज अब 59 ईयर्स जिनकी एज हो चुकी है, they also become the aged group, they also become the dependent part of the population। कहीं ना कहीं इनको डिपेंडेंट चाहिए होता है, किसी ना किसी को उनका ध्यान रखना पड़ता है, सो दे बिकम द डिपेंडेंस। ठीक है, ये डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और पर। सो अगेन आप देखते हैं कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है इन दो एज कॉम्पोजिशंस का, वन इज योर चिल्ड्रन, पहला आपका कौन सा ग्रुप हो गया, चिल्ड्रन वाला, फर्स्ट इज योर दिस ग्रुप, एंड सेकेंड इज योर एज above 59।
So ये दोनों ही ग्रुप आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने काम के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई आप कभी सुनते भी हैं, ऐसी लाइंस बोली भी जाती है कि छोटा बच्चा और एक जो ओल्ड एज लोग होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, बिकॉज उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है इतनी एज होने के बाद में, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी कोई वर्किंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों एज ग्रुप्स हैं ये दूसरे लोगों पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द थ्री ग्रुप इन इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड, आपको ऑलरेडी फिगर 6.5 में यहाँ पर दे रखा है। अगर आप यहाँ फिगर देखते हैं तो अडल्ट कितने हैं आपकी कंट्री में, 58.7%, एज पॉपुलेशन इज 6.9% एंड चिल्ड्रन आर 34.4%, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। कल आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक, दैट इज एज कॉम्पोजिशन। थी बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्स रेशियो। Sex ratio is defined as the number of females per thousand males in the population. So इसकी definition आपसे यहाँ पूछी जा सकती है कि इसकी definition क्या होती है। So it is the number of females per thousand males in the population. This information is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in the society at the given time. कि हमारी society में equality exist करती है या नहीं करती है, और स्टिल क्या ये वही समय है जब आप देखते हैं कि लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं, बिकॉज लड़कियों को मार दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन फैक्टर या एक मेन कॉम्पोनेंट आप इसको कह सकते हैं, जो कि मेजर करता है कि फीमेल्स एंड मेल्स के बीच में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में या नहीं करती। The sex ratio in the country has always remained unfavorable to females, ठीक है। ऐसा क्यों है कि फीमेल्स की ये सेक्स रेशियो बेसिकली अनफेवरेबल है, बिकॉज आपको पता है देयर आर मेनी मेनी रीजंस टू इट। अगेन हमारी जो सोसाइटी है वो एक पेट्री लीनियल सोसाइटी पे वर्क करती है, दैट मीन्स जहां पर आप देखते हैं कि मेल डोमिनेंस ज्यादा है, ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का नेचर है। सो दैट इज वाई आप ये देखेंगे कि इट इज ऑलवेज यू विल फाइंड दैट फीमेल्स का जो रेशियो है वो अनफेवरेबल रहा है, ठीक है। फीमेल्स को घर से नहीं बाहर निकलने दिया जाता है, स्टिल आप देखते हैं कि जॉब्स नहीं, फीमेल्स को जॉब्स नहीं करने दिया जाता है। There still आप देखेंगे that as soon as you find that if girl child is born, then the girl child is killed at the moment only. So these are some of the reasons, that is why आप देखते हैं कि you find the unfavorable sex ratio of the females. Males आपको ज्यादा मिलते हैं। Kerala has a sex ratio of 1058 females per thousand males. Pondicherry has 1001 females for every thousand males, while Delhi has only 821 females per thousand males and Haryana has just 861. तो आप देख सकते हैं कि केरला जो है वो सबसे आगे है फीमेल्स में, सेक्स रेशियो में वहां पर फीमेल्स ज्यादा है, मेल्स कम है। और पौंडीचेरी में भी आप देख सकते हैं कि वहां पर फीमेल्स ज्यादा है, ठीक है। Now we are coming to the next very small topics are there. Now we are doing the literacy rate. अब literacy rate क्या होता है वो देखते हैं। Literacy is a very important quality of a population. बहुत ही important quality है ये population की। Obviously, only an informed and educated citizen can make intelligent choices and undertake research and development projects. Of course, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वही कुछ ना कुछ काम कर सकेगा और कंट्री के अंदर contribute कर सकेगा। Low levels of literacy are a serious obstacle for economic improvement, ठीक है। अगर लिटरेसी बहुत कम होती है, लिटरेसी रेट कम होंगी, लोगों को लिखना नहीं आता है, लोगों को रीड करना नहीं आता है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आपकी कंट्री का जो एजुकेशन सेक्टर होता है या जो आपकी एजुकेशन ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है। According to the census of 2001, a person who is aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. So literate किसे बोला जाएगा? Literate उस इंसान को बोला जाता है जिसकी एज कितनी है, 7 years है, and that person is able to read as well as write. उसको पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और उसको रीड करना भी आना चाहिए, उस इंसान को हम बोलते हैं लिटरेट। There has been a steady improvement in the literacy levels in India. The literacy rate in the country, as per the census of 2001, is 64.84%, 75.26% for males, and 53.67% for females.
वाई डू सच डिफरेंस एग्जिस्ट, ऐसा क्यों है कि लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो इस 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इट इज मोर फॉर मेल्स एंड लेस फॉर फीमेल्स। व्हाट्स द रीजन? अगेन यू फीमेल्स को पढ़ाई करने में भी भेजा जाता है, दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम एजुकेशन, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर एजुकेशन, नहीं दी जा रही है। ठीक है, कुछ क्लासेस तक पढ़ाएंगे, फिफ्थ क्लास तक पढ़ा लेंगे, उसके बाद उनको मना कर देते हैं आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सो देर आर मल्टीपल रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट यू कैन सी हियर कि मेल्स का क्यों ज्यादा परसेंटेज है और फीमेल्स का क्यों कम परसेंटेज है। बहुत सारे रीजन होते हैं। दैट इज वाई आप देखते हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट्स का भी बहुत ज्यादा मैटर होता है। ठीक है, पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो स्कूल भेज सके अपने बच्चों को, एंड दे वांटेड कि भाई ठीक है, अगर कोई लड़का है तो लड़के को स्कूल भेज दिया जाए। जैसे क्यों? क्योंकि वही आपकी आगे लाइन को कंटिन्यू करेगा, आपके घर को वही संभालेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए बॉयज को एजुकेट करा जाता है सो दैट दे आर एबल टू अर्न वेल। ठीक है, बिकॉज वन डे गर्ल हैज टू गो एंड मैरी करना है, शादी करनी है, दूसरे घर जाना है। तो ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि मेल्स का जो रेशियो है वो ज्यादा है, फीमेल्स का रेशियो कम है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी एंड आई थिंक वी नीड टू चेंज इट। और हमने काफी चेंज करा है बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर इक्वल। यू कैन सी इन एनी सेक्टर यू may find that girls are also doing very very well। आप देखें चाहे कोई सा भी आप एक सेक्टर उठा के देख लीजिए जॉब का, यू विल फाइंड गर्ल्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग इक्वली वेरी वेल। ठीक है, सो इस तरीके डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। We should not see that such type of differences do exist. Girls should also be provided with proper education. Proper education दी जानी चाहिए उनको। Now we are coming to the next topic, that is your occupational structure। बहुत ही simple topics हैं ये। Now we are coming to this occupational structure। अब occupational structure किसे बोला जाता है वो देखेंगे। The percentage of population that is economically active is an important index of development। देखो कंट्री का डेवलपमेंट जब ही हो सकता है जब आपकी पॉपुलेशन अर्न कर रही हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हो, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स अपने स्किल्स को यूज कर रहा हो, तभी आप देखेंगे कि आपकी कंट्री इकोनॉमिकली एक्टिव रहेगी। The distribution of the population according to different type of occupation is referred to as occupational structure। So occupational structure का meaning क्या होता है? You know that people are involved in different activities, है ना? सब लोग एक activity तो करते नहीं है। Every individual you will find is doing something or the other, हर अलग अलग economic activities करेंगे। So that is called as the occupational structure। So क्या बोला जाता है? Occupational structure। An enormous variety of occupations are found in any country। Occupations are generally classified as primary, secondary and tertiary। Occupations को हम तीन तरीके से classify करते हैं, primary, then secondary and tertiary। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। मैंने आपसे इकोनॉमिक सेक्टर्स का जब टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, अगर आपको याद हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपसे डिस्कस करे थे कि वी हैव थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स एज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। राइट, सो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्टिविटीज एंड quarrying। Secondary activities, they include manufacturing industry, building, construction work, etc. Tertiary activities include transport, communication, commerce, administration and other services। ठीक है, सो ये आपके तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। दीज आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, तीन सेक्टर्स कौन से हैं इकोनॉमी के? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है। ऑल्सो आपको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज दे दी जाए, एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे दी जाए एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी है, टर्शरी सेक्टर की कौन सी है, लाइक दैट। Now we move ahead. The portion of people working in different activities varies in developed and developing countries। तो जो developed countries हैं और जो developing countries हैं, developing countries जो कि अभी develop हो रही हैं, धीरे धीरे उनमें improvement आ रहा है, and developed countries ऐसी होती हैं जो कि fully developed हो चुके हैं, उनके पास proper industrial sector है, primary sector है, tertiary sector उनका पूरा develop हो गया है। So they are the developed nation।
तो दोनों ही नेशंस में आप देखेंगे कि जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होगा. Developed nations have a high proportion of people in the secondary and tertiary activities. So ऐसे nations जो कि developed हो गए हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग होंगे वो या तो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे या फिर वो टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे. और डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज they have a tend to have higher proportion of the workforce engaged in primary activities. जैसे हमारी कंट्री जो है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है. इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजर पॉपुलेशन जो है, मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देगा. ज्यादातर लोग आप देखते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं. So that is the difference between the occupation structure of developed countries and developing countries. In India, about 64% of the population is engaged only in agriculture. The proportion of population dependent on secondary and tertiary sectors is about 13 to 20% respectively. There has been an occupational shift in the favor of secondary and tertiary sectors because of growing industrialization and urbanization in the recent times. आप ये देखते हैं कि एंशियंट टाइम्स में अगर हम बात करें, पुराने टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, वे पार्टीशन हमारा हुआ उससे पहले तक की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ही मेन एक्टिविटी थी. ठीक है, उस समय अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द कंट्री मेजर पॉपुलेशन या जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी. धीरे 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 आप देखते हैं कि ऑक्यूपेशन में शिफ्ट आने लगा and people started getting themselves involved in the industrial sector as well. ठीक है, and slowly and gradually आप ये देखते हैं कि industrial sector along with tertiary sector grow करने लगते हैं. because देखो प्राइमरी सेक्टर आपका जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बिना काम नहीं कर सकता है. ठीक है, आप पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मटेरियल जो भी होता है उसको स्टोर करते हैं, उसको पैक करते हैं, तो सारा काम आपको इंडस्ट्रीज करेंगे. फिर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो सारा का सारा आपको टर्शरी सेक्टर काम करता है. सो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर, योर सेकेंडरी सेक्टर एंड योर टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. प्राइमरी सेक्टर अपने आप में अलग काम नहीं कर सकता, सेकेंडरी सेक्टर भी अलग काम नहीं कर सकता है. सो दे हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. इन तीनों सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर विल लुक, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी ध्यान रखेगा. आप देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में आप जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे या फिशिंग करते हैं या माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, यू नीड वो, यू नीड शेकल, तो ये सब चीजें जो आपको चाहिए होती है, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको ट्यूबवेल्स चाहिए होती हैं, इरिगेशन के लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, यू नीड ट्रैक्टर्स, यू नीड एवरीथिंग. सो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी, राइट? इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कर सकती है आपको सारा का सारा ये वाला मटेरियल. सो दैट इज वाई अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको इसमें टूल्स नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव द टेक्नोलॉजी. ठीक है, कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकेंगे. सो दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि तीनों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है. ऑल्सो इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ट्रक्स बनाते हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के आप देखते हैं ऑटोज, टेम्पूज बनाते हैं. ठीक है, जो कि सारा सामान आप ट्रैवल करेंगे, लेकर के कैरी करेंगे. तो ये क्या हो गया फिर टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जो टर्शरी सेक्टर. लेकिन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होता तो क्या टर्शरी सेक्टर काम कर पाता? नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होता तो आपका इस तरीके से ये जो ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये सब अवेलेबल भी नहीं होते. इट वुड हैव बीन अगेन डिफिकल्ट, आपको फिर वही पुराने बुल्लो कार्ट्स वगैरह यूज करनी पड़ती इन ऑर्डर टू ट्रैवल. सो दिस इज हाउ आप देखते हैं कि शिफ्ट आया है, व्हील्स का इनोवेशन हुआ. ठीक है, ऑल दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स जो कि आपकी कंट्री के इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. I hope that this has made sense to you और ये आपको समझ में आया होगा that what we are covering, क्या हम स्टडी करना चाह रहे हैं. ठीक है, is it understandable? Easy topic है. All right, so now we are moving to the last topic of our today's lecture. आज हम health वाला topic भी cover करेंगे. Health again बहुत easy सा topic है. So it won't take much time to complete this topic as well.
हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को हेल्थ एज अ कॉम्पोनेंट कैसे अफेक्ट करेगा? बिकॉज अगर आपकी पॉपुलेशन फिट है तो आप देखेंगे आपकी कंट्री का डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छे से होगा। इफ योर पॉपुलेशन इज फिट, इफ योर पॉपुलेशन इज वेरी वेरी एक्टिव, इफ द पॉपुलेशन इज वेरी हेल्दी, अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है, दे आर वेरी वेल ऑफ, देन दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द कंट्री में वेरी मच। वो ज्यादा टाइम अपना कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन में दे पाएंगे, कंट्री के डेवलपमेंट में ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर वहीं आप देखें, अगर आपकी पॉपुलेशन अनहेल्दी है, देर ऑल इल, देन उस कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट हेल्दी। सो ह्यूमन रिसोर्स हैज टू बी हेल्दी। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी होगा तो आपकी कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा होगा। और अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी नहीं होता है, सो यू विल सी दैट द कंट्रीज डेवलपमेंट वेरी वेरी लो, बहुत लो डेवलपमेंट होता है उस कंट्री का। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, अफ्रीकन नेशंस जो है वहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पॉपुलेशन भी वहां पर बहुत स्टार्व करती है, वहां प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई आप देखते हैं क्योंकि वहां पर ह्यूमन जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है सही तरीके से। ऑल्सो वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है। एड प्रोवाइड करी जाती है, यूएस आप देखते हैं कि यूएस जो है वो एड प्रोवाइड करवाता है, हेल्प करता है अफ्रीकन नेशंस में फूड प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, वहां पर क्राइसिस आ जाते हैं, बहुत बार आप देखेंगे वहां पर फूड ही अवेलेबल नहीं है, फेमाइन आ जाता है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे, फिट रहे, सो दैट विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, sustained efforts of government programs have registered significant improvement in the health condition of the Indian population. So अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है बहुत काम करती है इन एस्पेक्ट्स पर। गवर्नमेंट हमेशा आप देखते हैं पॉलिसीज निकालती रहती है। बहुत सारे आप देखेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट करा जाता है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करा जाता है। ऑल्सो मिड डे मील की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जाती है। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो। मिड डे मील कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मिड डे मील? आई होप ये आपको पता होगा। मिड डे मील, सो मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पर आप देखेंगे कि मिड डे मील की फैसिलिटी होती है, उनको वन टाइम फूड प्रोवाइड करवाया जाता है सो दैट स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर रहे, उनका एनरोलमेंट भी हो, ना ड्रॉप आउट नहीं हो। बिकॉज आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, वो अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं इन द अर्ली एजेस। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें स्कूल मिड डे मील प्रोवाइड करवाएगा तो देयर विल बी अट्रैक्शन कि हमें हाँ स्कूल जाना है क्योंकि हमें वहाँ खाना मिलेगा। सो ये कारण होता है, दैट इज वाई आप देखते हैं कि पॉपुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप रख रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट का मिड डे मील प्रोवाइड करवाना। ऑल्सो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं फिट इंडिया कैंपेन चलाया गया, अगर आप देखेंगे रिसेंट है ये बिल्कुल। फिट इंडिया हमारे यहाँ कैंपेन चल रहा है। फिट इंडिया कैंपेन में आपको पता है कि कितना एक्सरसाइज पे फोकस करा जा रहा है, स्टूडेंट्स को स्कूल्स में इस पर फोकस करवाया जाता है, हेल्थ एक्टिविटीज एक्सरसाइज करवाई जाती है। Games and sports are very important so that students and people can live very healthy. So until unless अगर आपकी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी, स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं होंगे, जो आपका मेन एज ग्रुप है जो कि वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है, सो वर्किंग पॉपुलेशन हैज टू बी वेरी हेल्दी बिकॉज वही सेक्टर है जो कि पॉपुलेशन जो कि आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन रिसोर्स। Death rate have declined from 25 per thousand population 1951 to 8 per thousand in 2001, and life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 64.16 years in 2001। तो आप देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। जस्ट एट द बर्थ आप देखते हैं कि बच्चे अब इतना जल्दी उनकी डेथ नहीं होती है, बिकॉज अगर आप देखें प्रीवियसली तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, जो स्टूडेंट जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, दे बेसिकली एंड अप डाइंग।
एट द एज ऑफ इवन 1 और बिलो टू दैट, ठीक है, उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एंड देयरफॉर आप ये देखते हैं दैट दे डाई एट द एज ऑफ इवन 1 ओनली, ठीक है। तो ऐसे आप देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सर करती है पॉलिसी स्कीम्स, जिससे कि ये इम्प्रूव हो सके, एंड काफी इम्प्रूवमेंट भी आया है। ऑल्सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो आपको थोड़ा कम पैसे पर ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको पता है दे टेक अ लॉट ऑफ मनी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो आपको एक नॉमिनल प्राइजेस पे आपका ट्रीटमेंट करते हैं। सो दैट इज वाई द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन को हैंडल करने में, किस हाउ द पॉपुलेशन इज चेंजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज यू नीड टू टेक आउट फॉर द पॉपुलेशन सो दैट द पॉपुलेशन स्टेज हेल्दी एंड फिट। राइट नाउ यू कैन सी आपके यहाँ कोविड आया, कोविड-19 में आपने देखा किस तरीके से पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है, हाउ द पीपल हैव गॉट अफेक्टेड थ्रू कोविड। सो फॉर दैट अगेन आप देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, हाउ द गवर्नमेंट हैज वर्क ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, दे हैव प्रोवाइडेड फ्री राशन टू मेनी पीपल, जो आपकी लेबर थी उसको राशन प्रोवाइड करा गया, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर आवर कंट्री। और अगर आज आप उनको सही से नहीं रखेंगे, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम विद द फैसिलिटीज दैट आर बेसिक, बहुत बेसिक फैसिलिटीज है, डेली लाइफ फैसिलिटीज है, सो दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन अ वेरी हैप्पी मैनर फॉर आवर कंट्री, ठीक है। सो कोविड-19 में आप देखिए धीरे धीरे करके फिर वैक्सीनेशन आपका निकला, कोविड-19 की वैक्सीन आने लगी, आपकी कोविड शील्ड को वैक्सीन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव वेयर यू सी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एज ग्रुप्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने दी है, ठीक है। यू विल फाइंड अबव एज ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा हाई एज ग्रुप्स जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगी है। चिल्ड्रन बिलो चिल्ड्रन जो है उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगी है। सो दिस इज व्हाट दिस द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स व्हिच आर टेकन सो दैट उनकी पॉपुलेशन हेल्दी रहे, है ना। दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू कैन पुट इन द हेल्थ एस्पेक्ट, जो आपका हेल्थ वाला टॉपिक है उसमें आप ये पॉइंटर्स इंक्लूड कर सकते हैं। The substantial improvement is the result of many factors, including the improvement in the public health, prevention of infectious diseases, and application of modern medical practices in diagnosing and treatment of the ailments. ठीक है, so for a very long time आप देखते हैं पूरा एक साल, एक डेढ़ साल कोविड में रहे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट हुई, इतना ज्यादा डेथ रेशियो रहा है, बट आप देखिए एट द सेम टाइम यू कैन सी कि रिसर्च एंड स्टडीज करी गई एंड वैक्सीन डेवलप करी गई, so quickly the vaccines have been developed so that the public health can be saved, infections जो हो रहे थे इतना ज्यादा वो उनको प्रिवेंट करा जा सके, मॉडर्न टेक्निक्स जो हमारे पास में है, मेडिकल टेक्निक्स जो हमारे पास में है उनको यूज करा जाए। Despite considerable achievement, the health situation is a matter of major concern for India. We are working on it, but still आप देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, बहुत सारा ऐसा पॉपुलेशन है जो स्टिल अभी भी हेल्थ बेनिफिट से डिप्राइव है, अभी भी ऐसा सेक्टर है जो कि उसको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, स्टिल पीपल आर अनअवेयर। गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज निकालता है बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट की मेडिकल पॉलिसीज के बारे में पता होता है या मेडिकल स्कीम्स के बारे में पता होता है, एंड दैट इज वाई वो उन बेनिफिट्स उठा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। The per capita calorie consumption is much below the recommended levels, and malnutrition afflicts a large percentage of our population. Safe drinking water, basic sanitation amenities are available only to one third of the rural population. Rural population में ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जहाँ पर आप देखते हैं सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती है। आप देखेंगे कि प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है, पानी भी बहुत गंदा मिलता है। वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ऑफन यू सी दैट नियर बाय जितने भी वाटर सोर्स होता है वो पोल्यूट हो जाता है पूरा, एंड देयरफॉर द फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल। सैनिटेशन में आप देखते हैं कि जो आपकी बेसिक ह्यूमैनिटीज होती हैं लाइक टॉयलेट्स डेवलप करना, वॉशरूम फैसिलिटीज करवाना, रूरल एरियाज में ये नहीं होता है, स्टिल यू विल फाइंड पीपल जस्ट रोमिंग ऑन द रोड्स एंड सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब चीजें डेवलप करवाएं सो दैट कंडीशंस इंप्रूव हो सकें, बिकॉज सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैनिटेशन हाइजीन रखेंगे तो लोग जो है वो अपने आप हेल्दी रहेंगे, पीपल विल बी हेल्दी। अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो पीपल विल बी वेरी वेरी हेल्दी। प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा तो आप देखेंगे कि
diseases नहीं. These problems need to be tackled through an appropriate population policy. और ऐसे में आप ये देखते हैं कि इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है पॉपुलेशन पॉलिसीज बनाती है. गवर्नमेंट मेक्स पॉपुलेशन पॉलिसीज. हर बार ये पॉलिसीज रिन्यू करी जाती है. कुछ नई चीजें ऐड करी जाती हैं, सब्ट्रैक्ट करी जाती है. एवरी टाइम यू सी दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर दीज थिंग्स. ठीक है. जैसे आप देखेंगे पॉपुलेशन की ज्यादा इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी करा जाता है. पॉपुलेशन कंट्रोल के बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सिंगल चाइल्ड पॉलिसी. वो अप्लाई करी जाती है. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट योर टुडेज टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक हमें करना टॉपिक वो भी कंप्लीट है. बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे और बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू विद एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको समझाया है सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. Okay, so today we started with the process of population change and growth. आज हमने यहाँ से start करा था process of population growth and change and growth से. We understood birth rate, death rate क्या होती है, migration क्या होता है, two types of migration हम देखते हैं. फिर हमने एज कॉम्पोजिशन भी समझा. एज कॉम्पोजिशन क्या होता है, कितनी टाइप ऑफ एज कॉम्पोजिशन है, हर एज कॉम्पोजिशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे. राइट. देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट क्या होती है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. हमने रीजन देखे कि मेल्स क्यों आगे हैं, फीमेल्स क्यों पीछे हैं. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हेल्थ सेक्टर, हाउ हेल्थ सेक्टर इम्पैक्ट्स द पॉपुलेशन. ओके. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे. सो थैंक यू एवरीवन. हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप दिस पिक्चर इन माइंड. इस पिक्चर को आप ध्यान रखें. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका कब आता है? 11th July. And soon you will see India will be surpassing China. So with this, we end today's lecture. Thank you, everyone. Good day.